बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जिस तरह से आप जानते हैं कि मुल्क पाकिस्तान एक ऐसी रियासत, एक ऐसा मुल्क जो ज़रख़ेज़ है, मादनियात से मालामाल है। अगर हम उसकी कदर कीमत की बात करें तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हमें दस्तयाब हैं जो बाकी ममालिक में नहीं हैं। लेकिन अगर हम बात करें सियासी पार्टीज़ पे तो तमाम ने अपने अपने टेन्योर को विज़िट कर लिया, देख लिया, हमने ऑब्ज़र्व कर लिया। बात मुस्लिम लीग नून की हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हो, ऑब्वियसली ये ऐसी जमातें हैं जिन्होंने इक़्तिदार में आकर हमने उनके तमाम एक्सपीरियंस को देख लिया, तजर्बा। आइए इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक सलीम साहब, जो शमाली पंजाब के अमीर हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि सर जो हालात चल रहे हैं इस पर वो क्या ओपिनियन देंगे, महंगाई पर वो क्या बात करेंगे, क्या इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। आइए इस पर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सलाम जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सर पहला सवाल मेरा आपके साथ ये है कि जिस तरह से महंगाई बहुत ज़्यादा है और निगरान सेटअप भी आ चुका है, महंगाई में बतदरीज इजाफ़ा, पेट्रोल 20 रुपये का इजाफ़ा होना, इस पर आप क्या ओपिनियन देंगे? क्या हम इन्हीं तमाम मामलात को देखते रहेंगे? देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि आपने पेट्रोल के अंदर 20 रुपये पर लीटर इजाफे की बात की है। जी जी। ये कौम तो इससे बड़े सदमात भी सह चुकी है। पीटीआई की हुकूमत के दौर में भी कमर तोड़ जो है वो महंगाई भी हुई और पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ। फिर पीडीएम की हुकूमत आ गई जिसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल थी, मुस्लिम लीग नून भी शामिल थी, मौलाना फजल रहमान साहब भी शामिल थे, एमकेएम भी शामिल और बाप भी शामिल है। इनके द्वार के अंदर भी ये इजाफा उसी तसलसल के साथ होता रहा और अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि पेट्रोल की कीमतें जब आसमान से बातें कर रही हैं। मैं समझता हूँ कि माजी के अंदर जितने मुआहदे IMF के साथ हमने किए हैं, इन तमाम का एक पेज पर इन मामलात के अंदर इकट्ठा होना, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो पीडीएम हो, पीपल्स पार्टी हो, सेनेट के अंदर और कौमी असम्बली के अंदर जहाँ जहाँ IMF के मफादात का मामला था उस पर तीनों जमातें इकट्ठी थी, किसी के दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं था। इसका मतलब ये है कि ये अपने आकाओं की नौकरी करने के लिए उस एजेंडे पर तो एक हैं और पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने के लिए ये एक दूसरे की मसरूई मुखालफत करते हैं। अभी हाल ही के अंदर जो इजलास हुआ कौमी असम्बली का, जितनी उजलत के अंदर बिल उसके अंदर पास किए गए और शायद खाकान अब्बासी साबिक वज़ीर आज़म ने इतराफ़ किया कि पाकिस्तान की तारीख़ की बदतरीन पार्लियामेंट जो है वो ख़त्म हुई है। उन्होंने शुक्र किया कि उससे जान छूटी है। अगर शायद खाकान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा होते हुए ये बात कह रहे हैं पार्लियामेंट बदतरीन थी और चेयरमैन सेनेट ये बात कह रहे हैं कि जितनी उजलत के अंदर बिल पास किए गए, मेरा भी जी नहीं चाहता था कि बिल इस तरह पास किए जाएं, तो फिर इन्हें बताना चाहिए कि कौन सी नादीदा क़ुव्वतें हैं जो पीछे बैठकर इनसे ये काम करवा रही हैं, ये बिल पास करा रही हैं। और फिर पीटीआई और पीडीएम ये बताए कि दोनों का एजेंडा जो है वो अमेरिका की ग़ुलामी, IMF की ग़ुलामी के अंदर तो एक है। इस मामले के अंदर तो सारे इख्तलाफात के बावजूद भी पार्लियामेंट के अंदर ये एक पेज पर इकट्ठे नज़र आए हैं, जिसको पाकिस्तान के अवाम ने देखा भी है, महसूस भी किया है। तो हम ये समझते हैं कि ये अस्तबल के ऐसे घोड़े हैं जो कभी एक क्लब की मेंबरशिप लेते हैं, कभी दूसरे क्लब की मेंबरशिप लेते हैं। ना इन्हें अपने क्लब तब्दील करते हुए शर्म आती है, ना अपनी पार्टियां तब्दील करते हुए शर्म आती है, ना अपनी वफादारियां तब्दील करते हुए शर्म आती है, ना अपने ज़मीर का सौदा करते हुए शर्म आती है। और ये वो पैरासाइट हैं जो पाकिस्तान के गरीब आवाम का खून जो है वो चूस रहे हैं। बिल्कुल सही बात करें तो आज से पहले भी और आज तक हम यही सुनते आए हैं कि एक बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ और पैदा होगा तो वो IMF का मकरूज़ है। कौन सी ऐसी डिक्टेशनशिप है या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन सी ऐसी डिक्टेशन है जिसको ये एक्सेप्ट किए हुए हैं और उसी से ये सारे मामला सेट करते हैं? देखिए, जो कौमें अपने फैसले खुद नहीं करती, जी जी, वो अपने फ़ैसलों के लिए दूसरों की तरफ देखती हैं, उनकी दस्ते नगर और ग़ुलाम होती हैं। जी जी। उसका नतीजा ये निकलता है ये जितने कर्ज़े ले रहे हैं और वो कर्ज़े अब इतने ज़्यादा हो गए पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान एक दिन का सूद भी अपने तौर पर अदा करने के काबिल नहीं रहा। लेकिन हम ये समझते हैं जितने कर्ज़े लिए गए इनमें आवाम की कौन सी बेहतरी हुई? क्या पाकिस्तान के आवाम को पीने का साफ़ पानी मिल रहा है? कि यहाँ उनको बिजली सस्ती मिल रही है?
क्या अमन व अमान की सूरत हाल बहुत बेहतर है? क्या इस मुल्क के अंदर सड़कें जो हैं वो बड़ी शानदार हैं? क्या इस मुल्क के अस्पतालों के अंदर गरीब आदमी का इलाज मालजा हो रहा है? अगर गरीब का इलाज नहीं हो रहा, उसके बच्चों की स्कूलिंग नहीं हो रही, महंगाई का जिन बेकाबू है, सड़कों की हालत नागुफ्ता बे है, और इनका अपना मामला ये है कि इनके जितने औलादें हैं अपने लल्ले तलल्लू को इन्होंने नवाजा है, अपने वसाइल बैरूनी दुनिया के बैंकों के अंदर रखे हैं, और ये लूट मार करने के बाद जो हैं चार्टर्ड तैयारी करने के बाद बैरून मुल्क चले जाते हैं। तो पाकिस्तानी कौम को इनसे हिसाब मांगना चाहिए और इनसे पूछना चाहिए कि हमारा जो हर पैदा होने वाले बच्चा लाखों रुपए का मकरूज़ है, न कर्ज उसने दादा ने लिया था, न उसके बाप ने लिया है, न उसने लिया है, ये कर्जा तो इन हुक्मरानों के याशी और प्रोटोकॉल पर खर्च होते हैं अखराजात, और उसके पैसे जो हैं इस मुल्क का गरीब आदमी माचिस की डिबिया से लेकर साबुन की टिकिया तक सब पर वो टैक्स भी दे रहा है, और उसके बाद फिर रात को सोते उस पर पेट्रोल बम गिराया जाता है। बिजली की कीमतें आप देखें पाकिस्तान के अंदर पर यूनिट इस वक्त जो सूरत हाल है वो आम आदमी की पहुंच से बहुत बाहर चली गई है, और आम आदमी कहा जाता है जितनी उसकी तनख्वाह नहीं होती। जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही फरमाया आपने। सर, जिस तरह से आपने एहतसाब की बात की है, तो तोशाखाना के नाम पर तमाम पार्टीज़ का कुछ ना कुछ स्कैंडल जो है वो निकलता रहा। ये बतदरीज मैं समझती हूँ माजी की बातें हैं जो स्टिल चलती रहीं। इमरान खान साहब को अगर देखा जाए तो उनके 3.5 साल टर्न्योर का जो उनको पनिशमेंट दी जा रही है, या इसमें आपकी क्या राय है? क्या वही सिर्फ तोशाखाना के लिए एक सबसे ज़्यादा बड़े कल्प्रेट निकले या बाकी भी हैं? देखिए, मैं आपसे ये बात अर्ज़ करूँ कि सिर्फ मामला तोशाखाना का नहीं है। जी जी। यहाँ तो जितने भी स्कैंडल आए, चाहे वो पनामा का आया है जी, चाहे कोई दूसरा स्कैंडल आया है, उनके अंदर इन तमाम जमातों के बड़ों के नाम शामिल हैं। इमरान खान ने अगर घड़ी चोरी का इल्ज़ाम उस पर है तो यूसुफ रज़ा गिलानी पर भी हार चोरी करने का इल्ज़ाम है, उसकी बीवी ने हार चोरी की है, और इस इल्ज़ाम से न शाहिद खाकान अब्बासी बचा है, न नवाज शरीफ बचा है, न आसिफ अली जरदारी बचा है। तो मैं ये समझता हूँ कि सबको एहतसाब के कटहरे के अंदर आना चाहिए। अगर इमरान खान को सज़ा हुई है तो इन तमाम कौमी मुजरमों को एक सफ़ के अंदर खड़ा होना चाहिए, और पाकिस्तान के चौकों और चौराहों पर इनकी तस्वीरें लटकानी चाहिए कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर इतने वसाइल इनके पास हैं कि इनकी नस्लें जो उनसे ख़त्म नहीं हो सकती, लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकारी ख़जाने में कमीशन और करप्शन का मामला तो दूसरा है। जो चीज़ें तोशाखाने के अंदर बतौर मानत आई थी, उन पर भी ये बड़े बड़े लोग अपने हाथ साफ करते रहे, अपनी ख्वाहिशें पूरी करते रहे। और मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान को सज़ा हुई है, इसी तरीके से नवाज शरीफ को भी होनी चाहिए, इसी तरीके से आसिफ जरदारी को भी होनी चाहिए, इसी तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी को भी होनी चाहिए। और अगर मरियम साहबा ने कोई चीज़ ली है तो उनको भी उसी तरह कटहरे के अंदर जो है वो खड़ा होना चाहिए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी कम ज़रफ़ी का जो मुजाहरा किया उससे हमारे सर जो हैं वो शर्म से झुक गए। कल सिराजुल हक साहब के कहने पर कल जुम्मे के दिन आप एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवाने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से माजी के एहतजाज रिकॉर्ड होते रहे, क्या इसी तरह इसका होगा, या इसका कोई आपको लगता है कि कोई असर भी होगा? देखिए, ज़ाहिर है कि जब निगरान सेटअप के अंदर भी पेट्रोल की कीमतों के अंदर इजाफा हो रहा है और साबिक़ा हुकूमत PDM की जाते जाते भी इजाफा करके गई है, तो सिराजुल हक साहब ने लोगों की जो इस वक्त की ज़रूरत है, और मैं समझता लोगों की आवाज़ बने हैं, उन्होंने अपील किया कि पूरे मुल्क के अंदर इस महंगाई के ख़िलाफ़ एहतजाज किया जाए। तो ज़ाहिर है आप एहतजाज करते हैं तो हुक्मरानों की आंखें खुलती हैं, उन्हें अवाम के मूड और मिजाज का पता चलता है। लेकिन अगर आप ठंडे पेटू चीज़ों को बर्दाश्त करते रहें तो फिर हुक्मरान इससे आगे बढ़कर इक़दाम करेंगे। हमारा कल का एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर होगा, जानदार एहतजाज होगा, और हम निगरान हुकूमत को भी ये बात बताएंगे कि इस तरीके से माजी का जो तसलसल है वो भी आपने उसको जारी रखा है, उसके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर लोगों के अंदर बेचैनी मौजूद है और उसी का इजहार है। वैसे महज़ब कौमों के अंदर तो जो रियासतें वेलफेयर स्टेट्स कहलाती हैं, उनके अंदर तो चंद लोगों का एहतजाज हो जाए तो उस पर भी हुक्मरानों के कान खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमारा अलमिया ये है कि जब तक कोई बड़ा एहतजाज ना हो, कोई बड़ी खबर ना बने, उस वक्त हमारे हुक्मरान मतवज्जे नहीं होते। मैं समझता हूँ कि महंगाई से जितने लोग तंग आए हैं, घरेलू ख़वातीन परेशान हैं, लोगों के बजट मुतासर हो गए हैं,
लोगों के लिए अपने मोटरसाइकिल पर तेल डलवाना मुश्किल हो गया है। तो इस एहतजाज के अंदर जो पूरे मुल्क के अंदर होगा, ये हुक्मरानों के लिए एक वार्निंग भी होगी। और सिराजुल हक साहब ने यह भी कहा है कि अगर इस पर उनको कुछ असर न हुआ तो हम कोई बड़ी कॉल भी इंशाल्लाह देंगे। बिल्कुल सही सर। तो तराजू का एक सबसे बड़ा नारा है कि हम अपने मजलूमों के हकूक़ की जंग लड़ेंगे। किस हद तक आपको यकीनी लगता है कि आप इस नारे में कामयाब हो सकेंगे? देखिए, पाकिस्तान के अंदर कानून की अमलदारी ठीक है, आपकी बात में इत्तेफाक करता हूँ, नहीं है जी जी। लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर अदलिया आज़ाद हो जाए और इसी तरीके से कानून नाफिज करने वाले इदारों के अंदर सियासी मुदाखलत ख़त्म हो जाए, जी जी, मैं समझता हूँ कि जमात इस्लामी ने माजी के अंदर जब जब इन्हें जहाँ इक़्तिदार मिला है, शहरी कराची के अंदर हमने डिलीवर किया है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हम वजारतों के अंदर हमने वहाँ डिलीवर किया है, जी जी। माजी के अंदर हम वफाकी वजारतों के अंदर भी रहे, उसके अंदर भी हमने डिलीवर किया है। मैं समझता हूँ कि अगर सादिक और अमीन शख्स बैठे हों, दयानतदार लोग बैठे हों, कानून की अमलदारी हो, काले और गोरे के दरमियान कोई तमीज़ ना हो, अमीर और गरीब के लिए अलग कवानीन ना हो, दो पाकिस्तान के में एक पाकिस्तान सिर्फ नारा ना हो बल्कि अमलन एक पाकिस्तान हो, तो जमात इस्लामी ने, उसकी टॉप की लीडरशिप ने साबित किया है कि काजी हुसैन अहमद साहब सेनेट के अंदर रहे, कौमी असम्बली के अंदर रहे, इसी तरीके से सैयद मुनव्वर हसन कौमी असम्बली के मेंबर रहे, सिराजुल हक साहब सेनेट के अंदर रहे, 2 बार सूबाई वजीर भी रहे, जमात इस्लामी के लोग भी इन्हीं ईवानों का हिस्सा रहे। लेकिन जितने उजले किरदार के साथ ईवानों के अंदर गए, उससे निखरे किरदार के साथ वापस आए। अगर कौम हमारी जमात की लीडरशिप ने तो असलाफ की यादों को ताज़ा किया है। जमात इस्लामी के कई साल अमीर रहने वाले सैयद मुनव्वर हसन, वो जब लाहौर से रुखसत हो रहे थे जमात की इमारत से, तो एक ब्रीफ केस के अंदर उनका सामान था और वो लेके जा रहे थे, और उनके पास कोई लंबा चौड़ा सामान लेके जाने के लिए नहीं था। जिस मकान के अंदर वो कौमी असम्बली के मेंबर बने, जिस मकान के अंदर वो जमात इस्लामी के अमीर बने, उसी मकान से उनका जनाजा निकला है। प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब सेनेट के रुकन थे, जमात इस्लामी के मरकजी नायब अमीर थे, भुट्टो के साथ मुज़ाकरात उन्होंने किए 73 के दस्तूर के तनाजुर के अंदर भी और कौमी इत्तेहाद के तनाजुर के अंदर भी। तो मैं आपसे ये बात अर्ज़ करूँ कि वही प्रोफेसर गफूर अहमद जो सेनेट का मेंबर रहा, कौमी असम्बली का मेंबर रहा, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटरी रहा, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद का जनरल सेक्रेटरी रहा, वो जब रुखसत हुआ तो उसी मकान से रुखसत हुआ था। और आज सिराजुल हक साहब देख लें, इनकी जमात के पास करोड़ों अरबों के वसाइल मौजूद हैं। खिदमत खल के दायरे के अंदर हमारा काम सब ने माना है, लेकिन जमात इस्लामी के अमीर अपने ज़ाती ज़िंदगी के अंदर सादा हैं, उनका घर सादा है। ये जो गाड़ी उनके इस्तेमाल के अंदर है तो जमात इस्लामी की गाड़ी है। मंसूरा के अंदर जो रिहाइश है वो हर अमीर जमात की रिहाइश है, जिसके अंदर वो जो भी वक्त अमीर वो रहता है। लेकिन जमात इस्लामी ने बेजा अखराजात, अय्याशियाँ और ये जो प्रोटोकॉल है, इस नाम पर जमात इस्लामी ने ना हुकूमत के अंदर रहकर कभी खर्च किए, ना हुकूमत के बाहर रहकर किए। मैं ये अगर आप इन तमाम बड़ों के प्रोटोकॉल ख़त्म कर दें, ये जो पेट्रोल एक फ़र्द को मिलता है इनके पेट्रोल बंद कर दें, इन्हें कीमतन पेट्रोल डलवाना पड़े तो आटे और दाल का भाव मालूम हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि आप चंद फैसले कर दें बड़े मुल्क के अंदर, एक बंदा पेशावर के अंदर लटका दें, एक कराची के अंदर लटका दें, एक लाहौर के अंदर लटका दें, एक कोयटा के अंदर लटका दें, और वो लोगों जिन्होंने क्राइम और जराइम किए हों तो आप ऐलान कर दें कि आज के बाद कोई बड़ा और छोटा नहीं है। जिस तरह मेरे और आपके कायद, हमारे रहनुमा हतमी मरतबत जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मखदूम कबीले की एक औरत चोरी के इल्ज़ाम में आई तो आपने कहा इसका हाथ काटा जाए। लोगों ने सिफारिश करानी चाहिए तो आमिना के लाल ने फरमाया, खुदा की कसम फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ भी काट देता। तो जमात इस्लामी ने तो अपने इंटरनल निज़ाम के अंदर बड़े बड़े लोगों को बहुत छोटी गलतियों पर भी उनको पनिशमेंट की है, उनकी तादीब की है, और यही कल्चर हम पूरे मुल्क के अंदर लाना चाहते हैं कि कोई फ़र्द जो है वो इससे मुबर्रा ना हो। और ये जो सर, जिस तरह से आपने निगरान सेटअप की बात की, तो निगरान वज़ीर आज़म साहब का एक आते ही पहला स्टेप जो है वो अपनी ही कबीना की एक मीटिंग बुलाना और मैशत पर GDP पर बात करना। आप इसको किस एंगल से देखते हैं? क्या निगरान प्राइम मिनिस्टर जो होता है उसके पास इतने इख्तियारात होते हैं? आपको लगता है कि ये 3 माह के अंदर इलेक्शन करवाएंगे? पहली बात तो ये जो बात आपने की है कि उन्होंने आती ही मईशत पर मीटिंग बुलाई है, ये तो बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई बंदा लस्सी मांगने आए और घर का मालिक बन जाए। निगरान सेटअप तो 90 दिन के लिए आया है, इन्होंने इंतखाबात कराने हैं। अगर ये संजीदा है इंतखाबात कराने के अंदर
तो इनको इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। जो इनकी जिम्मेदारी है इनको वो अदा करें और उसके बाद रुखसत हो जाएं। पाकिस्तान की मईशत की बदहाली जो है वो 1-2 दिन की बात नहीं है। ये पौन सदी का किस्सा है। 76 साल हो गए इस मुल्क को आज़ाद हुए। हमारे बाद के अंदर बांग्लादेश बना हमसे अलग हो गए, आज उसकी मईशत हमसे कई गुना बेहतर है। तो मैं ये समझता हूँ ये 3 माह के अंदर 90 दिन का मसला नहीं है। निगरान अपने काम से काम रखें और इस तरह की बड़ी मीटिंग बुलाने का मतलब तो वही है जिस तरह मैंने कहा कि कोई लस्सी मांगने के लिए आ जाए और घर का मालिक बन जाए। तो ये पाकिस्तान की मईशत को ये संभाला नहीं दे सकते। ये तो जो इस वक्त कांटे हैं इंतखाबात के रास्ते के अंदर उनको चुन लें, साफ और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए तैयारियां करें। कौम को पैगाम इनके आने से और इस तरह के इजलास बुलाने से मैसेज ये मिल रहा है कि शायद ये इंतखाब कराने के लिए नहीं आए, ये लंबी मुद्दत के लिए आए हैं। तो लंबी मुद्दत के लिए इंतखाबात का जो अल्तवा होगा उसे पाकिस्तानी कौम भी कबूल नहीं करेगी। ये मुल्क की सलामती सालमीत के लिए भी दुरुस्त नहीं होगी। और हमारे अमीर जनाब सराजुल हक साहब ने बर वक्त ऐलान किया था कि इंतखाबात को वक्त पर होना चाहिए और जिस शख्स को भी लोग मैंडेट देते हैं उसके हवाले इक़्तिदार करना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात सर। जिस तरह से जमात इस्लामी की तरफ अगेन आते हैं, तो जिस तरह से पहला कदम आपने एक उठाया और दस्तक ऐप बनाया, उससे किस कदर कैंपेन में या बाकी मामलात में जमात इस्लामी को फीडबैक मिला है? देखिए, दस्तक ऐप तो हमारे रूटीन के मामलात के अंदर एक मामला है। अदरवाइज़ जमात इस्लामी एक दावती जमात है और रोज़ अव्वल से हमारे लोग मैदान के अंदर होते हैं, दावत के प्रोग्राम होते हैं, दुरूस कुरान होते हैं, इसी तरीके से सीरत कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इसी तरह बड़े बड़े प्रोग्रामात रूटीन के अंदर भी हमारे हो रहते हैं। ये तो जमात इस्लामी ने मौका दिया उन अफराद को कि जो जमात इस्लामी के प्रोग्राम को, जमात इस्लामी के पैगाम को ठीक समझते हैं, वो जमात का हिस्सा बनना चाहते हैं। और ये जो तासुर लोगों का है कि जमात में शमूलियत बड़ी मुश्किल है, सराजुल हक साहब ने उनको मौका दिया वो जमात इस्लामी के अंदर आएँ, हमारी तंजीम को देखें और फिर हम एक दूसरे के साथ उसकी सलाहियतों से फ़ायदा भी उठाएँगे, उनकी तालीम और तरबियत और तज़किया भी करेंगे। और इस मुल्क के अंदर जमात इस्लामी जो शानदार सरसब्ज़ पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान के लिए जिस इस्लामी इनकलाब की बात करती है, जिसे हम निज़ाम मुस्तफ़ा भी कहते हैं, उसको लाने की जो जदोजहद कर रही है, उसके अंदर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है उसको शामिल किया जाए ताकि इस मुल्क के अंदर हकीकी मानों में जो तब्दीली है वो आ सके। आप एक थानेदार अच्छा लगा दें, वो मेरिट पे फैसले कर दे, किसी बड़े आदमी को इलाके के अंदर सज़ा दे दे, किसी बड़े मुजरम को, जराइम पेशा आदमी को अंदर करे और पूरे थाने के अंदर मैसेज चला जाएगा। एक DPO आप अच्छा ले आए। जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ अमीरुल मोमिनीन बने थे तो उससे पहले के अदवार के अंदर को बहुत शानदार चीज़ें नहीं थी। उन्होंने बैठते ही फैसला किया और कहा कि मैं पुरानी सवारी इस्तेमाल करूँगा, मुझे सिक्योरिटी की ज़रूरत नहीं है। हत्ता कि अपनी बीवी जिसका नाम फ़ातिमा था उससे कहा, फ़ातिमा तेरे गले के अंदर एक बड़ा कीमती हार है, तुझे एक बादशाह की बीवी ने तोहफे के तौर पर दिया था कि तू खलीफे की बेटी थी। फ़ातिमा अगर मेरी बीवी रहना चाहती है, हार को बैतुल माल के अंदर दाखिल कर, वरना मुझसे तलाक ले ले। चंद सीन की उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने उसके असरात दूर नज़दीक पहुँचे और फिर ये वाहिद हुक्मरान आलम इस्लाम का जिसकी हुकूमत 3 बर आज़मों पर, अफ्रीका, बर आज़म अफ्रीका, बर आज़म यूरोप और बर एशिया पर रही। फ्रांस तक मुसलमानों की हुकूमत थी और वही वो दौर है जिसके अंदर ज़कात लेने वाला लोग ढूंढते थे और ज़कात लेने के लिए कोई तैयार नहीं था, लोग कनात करते थे। ये जो जराइम और क्राइम का रेट मुल्क के अंदर है, मैं तो हैरान होता हूँ कि पाकिस्तान का हर 2 नंबर आदमी, हर कातल, उजरती कातल, जब वो यहाँ से कत्ल करता है दुबई के अंदर चला जाता है तो वो एक शरीफ आदमी होता है। जब वो पाकिस्तान से निकल के नॉर्वे के अंदर जाता है, किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क में जाता है तो शरीफ शहरी होता है। जैसे ही वो पाकिस्तान के किसी एयरपोर्ट से बाहर निकलता है उसकी गर्दन के अंदर सरिया आ जाता है, इसलिए वो जानता है या कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप चंद लोगों को पकड़ कर एग्जाम्पल बना दें, उनको लटका दें, उनको सजाएं दे दें, उन्हें पसे दीवारें जिंदा कर दें, तो मेरा ख्याल है कि आम आदमी तो पहले ही कानून की अमलदारी कर रहा होता है, वो इस तरह की चीज़ें नहीं करता। और ये जितने नासूर होते हैं इनकी तादाद माशरे के अंदर थोड़ी है। मैं आज भी कहता हूँ कि पाकिस्तानी कौम के अंदर खैर ज़्यादा है, शर कम है। बुरे लोग ज़्यादा नहीं हैं, बुरे लोग कम हैं, अच्छे लोग आज भी ज़्यादा हैं। लेकिन जब ये अच्छे खामोश हो जाते हैं, ये उस पर एहतजाज नहीं करते, ये अपना मुकदमा पेश नहीं करते, उसके नतीजे के अंदर वो थोड़ी तादाद जो है वो लगता है वो शायद गालिब है। मैं एक टेस्ट केस के तौर पे आपसे कहता हूँ कि आप पाकिस्तान के किसी गांव को ले लें, किसी ज़िले को ले लें, उनमें ये चेक कर लें कि कितने लोग हैं जिनको पुलिस पकड़कर आज तक किसी छोटे बड़े मुकदमे में थाने लेके गई।
अगर किसी गांव के अंदर पुलिस ने गिरफ्तार जिन लोगों का उनकी तादाद 5% निकल आए, मैं अपनी सारी बात वापस ले लूँ। 5% लोग थाने नहीं जाते, लेकिन 100% लोगों के अंदर थाने का खौफ कौन पैदा करता है? ये डेरेदार पैदा करते हैं, ये वीगो डालने वाले पैदा करते हैं, ये 2 नंबरी करने वाले करते हैं। लेकिन अगर इन लोगों को, इन वीगो डालने वालों को पाबंद कर दिया जाए, असले पर पाबंदी लगा दी जाए, उसकी नुमाइश नहीं होगी। और ये जो अपने साथ एक पूरे का पूरा एक फ्लीट लेके लोग चलते हैं, इसको रोका जाए तो खुद ब खुद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कल्चर भी तब्दील हो जाएगा, माहौल भी तब्दील होगा, आम आदमी को एतमाद भी मिलेगा और उसके नतीजे के अंदर पाकिस्तान के अंदर एक साजगार माहौल आम आदमी के लिए पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही सर। जिस तरह से आप शुमाली पंजाब के अमीर हैं, आप मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करते हैं और आपने देखा होगा जमात इस्लामी का बोलबाला कितने % आपको चेंजिंग नज़र आती है। और अगर बात आपके अपने हलके की करें तो आपके हलके में सर क्या फीडबैक है? देखें, मेरा हल्का तो PP 29, कोटला रब अली खान, गुलियाना, ठीकरियाँ, गंजा, हैल, दैड, ये इलाके सारे उसके अंदर आते हैं। ये हल्का कभी भी किसी बंदे की मीरास नहीं रहा। यहाँ से कभी मलिक हनीफ अवान MP बना है, कभी चौधरी फारूक MP बना है, कभी शबीर कोटला MP बना है, कभी चौधरी लियाकत बदर MP बना है, कभी कोई और आदमी। तो ये हल्का कभी भी किसी की जागीर नहीं रहा। यहाँ के लोग मजमूई तौर पर कोऑपरेटिव हैं, पुरअमन लोग हैं। थोड़े लोग हैं जिन्होंने इस हल्के के तासुर को ख़राब किया है, इसका फेस ख़राब किया है, लेकिन मजमूई तौर पर इन थानों के, जो थाना ककराली है, थाना गुलियाना है, और मैं समझता हूँ कि ये लोग पुरअमन लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और अगर इनको अच्छी लीडरशिप मिल जाए, बासलाहियत लीडरशिप आ जाए, ज़रूरतमंद लीडरशिप आ जाए, और इन बड़े लोगों को, जिन्होंने लोगों के जिस्मों पर कब्ज़ा करने की कोशिश की, आंखों में आंखें डालकर बात करें, तो लोग उसके साथ खड़ा होने के लिए भी तैयार हैं। हम हल्के के अंदर गए हैं, लोगों ने हमें बड़े खुले बाजुओं के साथ हमारा इस्तकबाल किया है, वार वेलकम किया है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस हल्का इंतखाब के लोगों को ये खुशखबरी और पैगाम देते हैं कि जमात इस्लामी तराजू के निशान पर मैदान के अंदर मौजूद है। हमारे कौमी असम्बली के उम्मीदवारान का तयन भी हो गया है, सूबाई उम्मीदवारान का भी तयन हो गया है, और मैं सूबाई हल्के के अंदर BP 29 के अंदर कैंडिडेट हूँ। सैयद ज़ियाउल्लाह शाह एडवोकेट साहब नेशनल असम्बली के इसी हल्के से उम्मीदवार हैं। तो जमात इस्लामी एक जानदार कैंपेन के ज़रिए अपना पैगाम भी लोगों तक पहुँचाएगी, लोगों के अंदर जो अनजाना खौफ है उसको भी ख़त्म करेगी, और इज़्ज़त और आज़ादी के साथ, वक़ार के साथ जीना हम लोगों को ये पैगाम देंगे, ताकि हम लोगों को बताएं कि आप आज़ाद पैदा हुए हैं और कोई आपको ज़हनी और जिस्मानी तौर पर ग़ुलाम नहीं बना सकता। आप अपने हक़ के लिए खड़े हो जाएंगे तो फिर वो जो कहा जाता है ना, कूक मांगे नहीं जाते, कूक छीने जाते हैं। आप खड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपके घर की दहलीज पर आपको आपका हक़ भी मिल जाएगा, इंसाफ भी मिल जाएगा, और इस हल्का इंतखाब के अंदर नहीं, पूरे ज़िले के अंदर इंशाल्लाह अमन और खुशहाली का दौर दौरा होगा। बिल्कुल सही। बहुत जी तो नाज़रीन, ये थी डॉक्टर तारिक सलीम साहब की गुफ्तगू। बहुत जानदार गुफ्तगू करके उन्होंने आवाम को बताया कि जमात इस्लामी एक मंशूर के साथ लोगों में आई है, और न सिर्फ ये आज से है, बहुत पुरानी बात है। जब भुट्टो साहब का दौर था, पीपल्स पार्टी पहले नंबर पर थी, तो तब भी जमात इस्लामी दूसरे नंबर पर थी, और आज तक जो इसका वजूद कायम है, इंशाअल्लाह ताला कायम व दायम रहेगा, क्योंकि इसका मेन महवर जो है पाकिस्तान को एक वेलफेयर स्टेट बनाना और मज़लूम की आवाज़ बनना है। इसी तरह से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी कौम जो है वो एक हजूम है, कौम बनने की ज़रूरत है, ताकि हम एक पैटर्न पर आकर अपने मामलात को सॉर्ट आउट करवा सकें। और बहुत अच्छी बात उन्होंने की, बड़ी इंप्रेसिव बात थी, बल्कि मैं समझती हूँ कि बड़ी आइडियालॉजी बात थी कि एक थानेदार जो है, अगर वो अपने इलाके में एक अपना असर रसूख या खौफ खरास रख सकता है, तो ऑब्वियसली एक थानेदार अगर बहुत अच्छा हो तो मामलात जो हैं, क्राइम काफ़ी चीज़ों में कंट्रोल हो सकता है। और बातों पर भी बड़ी अच्छी बात उन्होंने वजाहत के साथ की कि अगर हम किसी बड़े को उसकी सज़ा देंगे तो उसका असर भी बहुत होगा। और इसी तरह से तोशाहाना की बात पर भी उन्होंने कहा कि जितने पुराने रिकॉर्ड तमाम तोशाहाना के लोगों पर साबित हुए हैं, जितने भी इक़्तिदार में आए हैं, तो ऑब्वियसली उन पर भी इसी तरह से जो पनिशमेंट लागू होती है, जिस तरह से इमरान खान साहब के साथ हुई है। इंशाल्लाह मेरी और आपकी मुलाकात होगी फिर किसी नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।